डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बायोग्राफी इंडिया की फर्स्ट विमेन एम्परर का। यानी मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम प्रोविंस और सम स्टेट। तो ये पूरे इंडिया की पहली विमेन एम्परर है और ये दिल्ली सल्तनत को बिलोंग करती थी। दिल्ली सल्तनत की पहली जो डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी और मामलुक डायनेस्टी, ये उससे ही बिलोंग करती थी। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है दिल्ली सल्तनत की, तो मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, सब पे सेपरेट वीडियोस मैंने बना दी है क्लैरिटी के लिए। तो ये उसी फैमिली को आगे बढ़ाती है, तो उसी फैमिली में आगे चल के ये एम्परर बनी थी एंड इंसिडेंटली सी इज द फर्स्ट वुमन एम्परर ऑफ इंडिया। सो सी फाइंड्स अ स्पेशल मेंशन इन इंडियन हिस्ट्री। तो हम देखते हैं कि क्या बायोग्राफी थी इस एम्परर की। तो लेट्स सी। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये थी कौन, रजिया सुल्ताना कौन थी। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए दिल्ली सल्तनत की। तो अगर आप ऑब्वियसली पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी, आई होप। तो रजिया सुल्ताना का असली नाम रजियात उद्दीन था, रजियात उद्दीन। तो इसीलिए इसको सब इसके निकनेम रजिया से बुलाते थे। तो रजिया वॉज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश वॉज द थर्ड सल्तन, तीसरा सुल्तान था ना दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत में तो कई डायनेस्टीज हुई हैं, 5 डायनेस्टीज हुई हैं। तो जो पहली डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी, उसका थर्ड सुल्तान था इल्तुतमिश। तो ये उसकी ही सबसे पहली औलाद है, मतलब पहली चाइल्ड है ये। और तो किसकी? तो इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश की वाइफ जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी। यानी अगर आप रजिया सुल्ताना के बारे में ध्यान से सोचोगे तो इसके फादर भी सुल्तान थे इल्तुतमिश, और इसके नाना थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार बनवाई है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसके नाना, और इसके पापा कौन थे? तो थर्ड सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के। ठीक है ना। तो इल्तुतमिश की कई और वाइफ्स थी, कई स्टेप्स चिल्ड्रन थे, क्योंकि उस वक्त के राजा कई शादियां करते थे। तो जैसे एक शादी ऐबक की बेटी से करी थी इल्तुतमिश ने, तो वैसे कई और शादियां करी थी। तो कई और शादियां करी थी, इसका मतलब है कि रजिया सुल्ताना के कई सौतेले भाई बहन भी थे। तो इल्तुतमिश का जो सबसे बड़ा बेटा था, देखो रजिया सुल्ताना पहली औलाद थी, लेकिन ये बेटा नहीं थी, ये तो बेटी थी। तो उस टाइम के लोग तो बेटा बेटी में बहुत फर्क करते थे। तो इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा था नसीरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद, अगर आपने इल्तुतमिश वाली वीडियो ध्यान से देखी होगी, तो ये नसरुद्दीन महमूद को चाहता था कि मेरे बाद नसरुद्दीन महमूद ही राजा बने, मेरी गद्दी पे बैठे। तो इसने नसरुद्दीन महमूद को बंगाल भेजा हुआ था। किसने? इल्तुतमिश ने बंगाल भेजा हुआ था। वहां पे रिबेलियन हो गया था, तो वहां बंगाल में ही इसकी डेथ हो गई थी 1229 एडी में। तो इसका दिल टूट गया था इल्तुतमिश का, वो तो उसको बड़ा कर रहा था कि ये मेरी जगह लेगा। तो नसीरुद्दीन डाइड 1229 वाइल इन बंगाली, मैंने आपको बता ही दिया। तो इसका पूरा दिल टूट गया इल्तुतमिश का, क्योंकि ये जानता था कि यही इकलौता मेरा बेटा था जो राजा बन सकता था। बाकी इसके सारे बेटे निकम्मे अय्याश थे, शराब और अफीम में डूबे रहते थे, ऐसा हिस्टोरियंस ने लिखा है। मैं ये सारी कहानी अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। तो इल्तुतमिश का दिल टूट गया कि अब मेरे बाद मेरी गद्दी कौन संभालेगा, मेरा बड़ा बेटा तो रहा नहीं, मर गया। तो अब ये जो है रजिया सुल्ताना, तो जब इसके फादर राजा बन गए थे, देखो इसके फादर और नाना ये सारे तो किंग ही है ना, तो इसने बचपन से ही इंटरेस्ट लिया रजिया सुल्ताना ने कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते हैं, तलवार चलाना, हॉर्स राइडिंग, सब की ट्रेनिंग ये लेती थी बचपन से ही। तो ये अपने सौतेले भाई बहनों से ज्यादा कैपेबल थी। इसके भाई तो अय्याश थे, बिल्कुल राजा बनने के लायक ही नहीं थे। दूसरी तरफ आप रजिया सुल्ताना का कैरेक्टर देखो, वो बचपन से ही इंटरेस्ट लेती थी जैसे कि उसको आगे चल के राजा ही बनना हो। तो 1232 में जब इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश तो बहुत बड़ा राजा था, दिल्ली सल्तनत पे राज करता था, तो वो ग्वालियर के एक्सपीडिशन पे निकला। ग्वालियर में उसे कोई छोटी सी लड़ाई लड़ने को जाना था, तो उसने अपने दिल्ली सल्तनत की, क्योंकि वो दिल्ली से बाहर निकलेगा तो दिल्ली का ख्याल कौन रखेगा, तो गद्दी पे कोई ना कोई तो बैठेगा ना, गद्दी खाली तो नहीं रह सकती राजा की। तो यूजुअली बेटे बैठा करते थे, लेकिन इल्तुतमिश को अपने बेटों से कोई उम्मीद ही नहीं थी।
तो जब वो ग्वालियर की तरफ जा रहा था तो उसने अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को ही क्वीन बना दिया। बोला कि जब तक मैं ग्वालियर से लौट के वापस दिल्ली नहीं आता हूं तब तक मेरी जगह गद्दी पे तुम ही बैठो। तो इस तरह से उसने हिंट तो दे ही दिया था अपने सारे ऑफिसर्स को, सारे नोबल्स को, कि देखो मैं अपने बेटों से ज्यादा अपनी बेटी पे ही ट्रस्ट करता हूं। ठीक है। तो इल्तुतमिश की डेथ हो गई 1236 में। तो इल्तुतमिश तो चाहता था कि मेरे बाद मेरी बेटी ही बने, मेरा बड़ा बेटा तो रहा नहीं। तो एक ही ऑप्शन बच रहा था उसके पास कि रजिया को ही अपना सक्सेसर बना दे। तो उसने कह रखा था नोबेल से कि मेरे मरने के बाद रजिया सुल्ताना को ही मेरी गद्दी देना। लेकिन ये जो नोबेल्स थे, इन्होंने, नोबेल जो उसके ऑफिसर वगैरह थे, टर्किश ऑफिसर्स, उन्होंने रजिया को पूरी तरीके से साइड लाइन कर दिया। इसलिए साइड लाइन कर दिया क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि उनके गद्दी पे कोई फीमेल बैठे। वो फीमेल को देखना ही नहीं चाहते थे, एज एन वो फीमेल को कमजोर समझते थे। तो इसलिए उन्होंने इल्तुतमिश की आखिरी इच्छा नहीं मानी। इल्तुतमिश की इच्छा थी कि मेरे बाद मेरी बेटी को ही गद्दी मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो नोबेल्स ने क्या किया, तो उसके जो बाकी बेटे जिंदा रह गए थे उसमें से जो सबसे बड़ा बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज नाम का, यह भी अय्याश था एक नंबर का, सिर्फ शराब पीता था, लड़कियों का डांस देखना, यही सारा इसका काम था। हिस्टोरियंस ने लिखा है इसके बारे में। तो इस रुकनुद्दीन फिरोज नाम के फालतू इंसान को, ये फालतू ही था, तो इसको गद्दी पे बिठा दिया। रजिया सुल्ताना के बारे में कह के गया था इल्तुतमिश, लेकिन उसकी इच्छा मानी नहीं गई। तो अब रजिया क्या है, रजिया ने रिवोल्ट कर दिया क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं ही एम्परर बनने जा रही हूं। मेरे बाप ने तो पहले ही मेरे को प्रॉमिस कर रखा है, सबके सामने कह रखा है। तो अब देखो, सबसे पहला जो एम्परर था दिल्ली सल्तनत का वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश तीसरे नंबर पे था। तो इल्तुतमिश के बाद जो राजा बनेगा वो तो फोर्थ सल्टन कहलाएगा ना, चौथा सुल्तान। तो चौथा सुल्तान बनना तो था रजिया सुल्ताना को, लेकिन नोवेल्स ने मिल के बना दिया रुकनुद्दीन को। तो ये रुकनुद्दीन कौन है? रजिया सुल्ताना का ही सौतेला भाई है, अपना भाई नहीं है, सौतेला भाई है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रुकनुद्दीन वाज अ ड्रंकार्ड एंड प्लेजर एडिक्ट। वो सिर्फ शराब पीना, लड़कियों का डांस देखना, यही सारे काम थे उसके लाइफ में। तो उसने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, रुकनुद्दीन फिरोज ने, उसको तो शराब पीने से फुर्सत ही नहीं थी। तो उसने अपनी मदर शाह तर्कन के हवाले कर दिया था कि तुम ही सारा राजमहल चलाओ, तुम ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ, मैं जा रहा हूँ शराब पीने। तो ये शाह तर्कन कौन हुई? ये तो सौतेली माँ हुई ना रजिया सुल्ताना की। तो रजिया सुल्ताना ये सारी चीजें चुपचाप देख रही थी कि बनना तो मुझे था एम्परर, लेकिन इन लोगों ने मेरे बाप की बात नहीं मानी और मेरे सौतेले भाई को बना दिया। ठीक है ना। तो शाह तर्कन सून बिकेम अनपॉपुलर। तो शाह तर्कन जो है वो बहुत जल्द अनपॉपुलर हो गई क्योंकि उसने इल्तुतमिश के बेटे और उसके जो लॉयलिस्ट थे, ठीक, तो उनको हार्म करना, मरवाना स्टार्ट कर दिया। शाह तर्कन ने इल्तुतमिश के बेटे और इल्तुतमिश के लॉयलिस्ट्स को सी स्टार्टेड पनिशिंग। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो गई, जेल में डलवा देना। ठीक। तो सी इवन गॉट 2 सन्स ऑफ हर ओन वजीर, यानी कि जो वजीर था दिल्ली सल्तनत का, सोचो प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के भी 2 बेटों को मरवा दिया था शाह तर्कन ने। क्यों? क्योंकि उसके बेटे चाहते थे कि ये जो बेकार का इंसान रुकनुद्दीन, ये जो शराबी बेवड़ा गद्दी पे बैठ गया है, इसको हटा के हम रजिया को बना दें अगला सुल्तान। ये प्राइम मिनिस्टर के बेटे भी यही चाहते थे। तो जब ये बात शाह तर्कन को पता चली, शाह तर्कन कौन है? तो रजिया की सौतेली माँ और शाह तर्कन का बेटा ही इस वक्त गद्दी पे बैठा हुआ था। तो उसने अपने प्राइम मिनिस्टर के भी 2 बेटों को मरवा दिया। सोचो, इससे तो काफी अनपॉपुलर हो गई। तो रुकनुद्दीन जो है कुछ टाइम के बाद पंजाब गया हुआ था, एक रिबेलियन, मतलब रुकनुद्दीन इतना बेकार इंसान था कि उसके खिलाफ हर कोई रिवोल्ट कर रहा था। तो रिवोल्ट को दबाने के लिए पंजाब गया हुआ था। तो उसी बीच उसके पीठ पीछे शाह तर्कन, तो एक्चुअल मालकिन तो शाह तर्कन ही थी, यही सारा कुछ देखती थी, एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी, किसको जेल में डालना है, किसको जॉब पे रखना है। तो इसने प्लान बनाया कि मैं रजिया सुल्ताना को भी मार दूंगी, टू एग्जीक्यूट रजिया सुल्ताना। तो जब ये बात रजिया सुल्ताना को पता चली तो वो महल से दौड़ के बाहर निकल गई और दिल्ली के सड़कों पे चिल्ला चिल्ला के लोगों को इकट्ठा कर लिया। ठीक है ना। वो सबको बताने लगी कि देखो, मेरा बाप तो मुझे एम्परर बनाना चाहता था, लेकिन ये मेरी मदर देखो, मेरी कोई गलती भी नहीं है और मुझे मारना चाहती है।
तो ये सारी बात जब दिल्ली के लोगों को इसने काफी स्पीच देके भावुक बना दिया। शी मेड एन इमोशनल अपील टू द पीपल ऑफ दिल्ली। और वैसे भी दिल्ली के लोग पसंद नहीं करते थे सात अरकन और रुकनुद्दीन को, और इसने स्पीच वगैरह दी, काफी इमोशनल कर दिया पब्लिक को कि देखो मैं इल्तुतमिश की बेटी हूँ, इल्तुतमिश ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और आज ये लोग मेरी जान लेना चाहते हैं। जबकि इल्तुतमिश ने कहा था कि मुझे गद्दी पे बिठाना, तो तुम क्या इल्तुतमिश की बात नहीं मानोगे। तो ये सारी चीजें इतनी इफेक्ट कर गई कि पब्लिक को कि एक भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ ने रॉयल पैलेस यानी शाह तर्कन के पैलेस पे हमला करके उसको बंदी बना लिया। ठीक, तो सेवरल नॉवेल्स एंड आर्मी, और रुकनुद्दीन तो उस वक्त पंजाब में था जो एक्चुअल राजा था, तो उसकी माँ को रजिया सुल्ताना ने अपनी सौतेली माँ को बंदी बना लिया। तो ये सारी चीजें देख के जितने भी नॉवेल और आर्मी के ऑफिसर्स थे ना, उन्होंने रजिया सुल्ताना की तरफ अपनी वफादारी दिखाई और कहा कि नहीं अब आप ही सुल्तान बन जाओ, रुकनुद्दीन किसी काम का नहीं है। और इस तरह रजिया सुल्ताना अपने बाप के मरने के 6-7 महीने बाद अल्टीमेटली गद्दी पे बैठ ही गई। वो गद्दी पे तो बैठ गई, लेकिन गद्दी पे एक्चुअल तो उसका भाई बैठा हुआ था। तो उसके भाई का क्या हुआ, तो उसका भाई जब पंजाब से लौट के आया तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसको और उसकी माँ जो शाह तर्कन है उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी उन लोग को फांसी दे दी गई थोड़े दिनों के बाद। अब रजिया सुल्ताना के ये देखते हैं हम। सो शी इज एक्चुअली 5th रूलर। तो नाउ यू सी, तो शी टुक अ कीन इंटरेस्ट इन ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट। तो ये काफी कीन इंटरेस्ट लेती थी एक्टिविटीज में। आई एम टेलिंग यू कि ये 5th है, इट्स नॉट 4th, ये 5th है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक पहला, उसके बाद आराम शाह बना 3 महीने के लिए, उसकी जगह आ गया इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश 3रे नंबर पे था, उसका फालतू बेटा रुकनुद्दीन 4थे नंबर पे, तो ये 5वां 5th होना चाहिए। तो रजिया सुल्ताना के बारे में हिस्टोरियंस क्या कहे गए हैं कि शी टुक अ कीन इंटरेस्ट इन ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट। यस, अपने भाइयों की तरह नहीं थी कि गद्दी मिल गई तो बिल्कुल हम आराम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो शी हरसेल्फ, मतलब इक्तेदारी सिस्टम हुआ करती थी ना कि जमीन आप देते थे अपने लॉयल लोगों को, वहां का जमींदार बना देते थे। तो सैलरी ना देके आप जमीन देते थे कि तुम ये यहाँ के जमींदार बन जाओ, टैक्स कलेक्ट करो, थोड़ा तुम रखो और थोड़ा इधर रॉयल ट्रेजरी में भेज दो। तो ये अपने लोगों को, अपने जो लॉयल थे उन खुद ही अपॉइंट करती थी, इक्तेदार, कमांडर, ऑफिसर, मतलब किसी और के कहने पे ये नहीं चलती थी। तो रजिया ने जो है ना बदायूं और भटिंडा का जो है इक्ता अपने बचपन के दोस्त अल्तुनिया को दे रखा था। बाद में अल्तुनिया से इसको शादी भी करनी पड़ती है मजबूरी में, ठीक है ना। तो अभी आप याद रख लो कि अल्तुनिया नाम का एक जनरल था, एक टर्किश नोबेल था, तो वो बचपन का दोस्त था रजिया सुल्ताना का। तो क्योंकि रजिया सुल्ताना एम्परर बन गई थी, तो वो अपने हाथों से ही सबको नौकरी पे रखती थी, किसी को इक्तेदार बनाती थी, किसी को आर्मी ऑफिसर बनाती थी। तो उसने अपने इस बचपन के दोस्त को इक्तेदार बना दिया 2 इंपॉर्टेंट जगह के, बदायूं एंड भटिंडा, B&B। तो इसने अपने नाम के सिक्के भी जारी किए। इसके बारे में कहा जाता है कि बंगाल से लेके सिंध तक के जितने भी नोबेल थे सब ने इसको अपना एम्परर मान लिया था। कोई रिवोल्ट नहीं करता था इसके खिलाफ जल्दी, सब ने इसको अपना एम्परर मान लिया था। रुकनुद्दीन को कोई नहीं मानता था, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब ने मान लिया, मतलब 100% ने मान लिया। कई टर्किश नॉवेल ऐसे भी थे कि जो एक फीमेल एम्परर के आइडिया के अगेंस्ट थे, क्योंकि ये थी तो फीमेल ही ना, तो उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं होती थी कि हमारा राजा एक फीमेल है तो हम एक फीमेल के अंडर काम करें। तो दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट रजिया सुल्ताना। तो उन्होंने रजिया सुल्ताना के बारे में रूमर्स स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो रजिया सुल्ताना के बारे में ये रूमर्स पूरी दिल्ली सल्तनत में फैलने लगी कि रजिया सुल्ताना का एक स्लेव हुआ करता था, स्लेव। तो ये आप देख रहे हो, तो ये एक अफ्रीकन स्लेव था। तो रजिया सुल्ताना ने इसको अपने घोड़ों का इंचार्ज बना रखा था, मतलब कई घोड़े होते थे ना, 10,000 20,000 घोड़े होते थे, तो उन सब का इंचार्ज था ये। तो ये एक स्लेव था। तो इसके बारे में अफवाहें फैलने लगी कि रजिया सुल्ताना का अफेयर हो गया इससे, जबकि ये देखो, ये तो एम्परर है, टर्किश ओरिजिन की है, और ये है अफ्रीकन स्लेव। तो उस वक्त
ये रेसिज्म बहुत था, अफ्रीकन्स को लोग नीचे की नज़र से देखते थे। तो ये चीज़ बहुत लोगों को पसंद नहीं आई कि हमारे एम्परर कैसे इसके प्यार में पड़ गई, एक अफ्रीकन के प्यार में। तो ये जो स्लेव था इसका नाम याकूत था। याकूत, ये आप याद रख लो, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो याकूत वॉज मेड आमिर आखुर, यानी घोड़ों का इंचार्ज। आखुर का मतलब होता है हॉर्स अरबिक में। तो जब देखो इस वक्त ये जो पोजीशंस थे, इस तरह के बड़े बड़े पोजीशंस, ये सिर्फ टर्किश ओरिजिन के लोगों को दिए जाते थे, जो हार्डकोर प्योर टर्किश थे, ठीक, यानी एक तरह से बोल लो फैमिली मेंबर्स को ही। लेकिन रजिया सुल्ताना ने क्या किया, अफ्रीका से आए हुए एक स्लेव को इतनी बड़ी पोजीशन दे दी। तो ये बात बिल्कुल टर्किश नॉवेल को हजम नहीं हुई और उनको लगा कि इन दोनों का जरूर कोई चक्कर चल रहा है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और यही सारी चीजें अफवाहें फैल गई। तो अब रजिया की डाउनफॉल, अब देख रहे हो अफवाहें फैल गई, नॉवेल्स भी उसको कोई चाहते नहीं थे कि फीमेल हमारे सर पे बैठी रहे। तो अब इसका डाउनफॉल हो गया रजिया सुल्ताना का। तो कैसे हुआ, क्योंकि काफी ज्यादा दिनों तक रूल नहीं कर पाई, 4 साल ही ये रूल कर पाई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसकी डाउनफॉल हो गई। तो लेट्स सी। तो इन 1238 द गवर्नर ऑफ लाहौर रिवोल्टेड अगेंस्ट रजिया। तो किसी ना किसी को तो रिवोल्ट करना ही था, तो लाहौर के गवर्नर ने रिवोल्ट कर दिया। तो उस रिवोल्ट को दबाने के लिए ये लाहौर चली जाती है रजिया सुल्ताना, ठीक है ना। तो उस रिवोल्ट को सक्सेसफुली ये दबा देती है, और उस रिवोल्ट को दबा के जब दिल्ली ये वापस आती है, तब तक दिल्ली का पूरा माहौल ही बदल चुका था। इसका जो बचपन का दोस्त था अल्तुनिया, जिसको इसने बदायूं और भटिंडा का एक तरह से जमींदार बना रखा था, इतनी बड़ी बड़ी जगहों का, तो इसके दोस्त ने भी रिवोल्ट कर दिया। अभी अभी ये एक रिवोल्ट शांत करके आई है लाहौर में, अब इसके दोस्त ने ही रिवोल्ट कर दिया भटिंडा में। तो ये भटिंडा की तरफ चली जाती है कि मैं जाती हूँ भटिंडा, देखती हूँ मेरा क्या कर लेगा। तो ये अपने साथ उस याकूत को भी ले गई, जिसके बारे में अफवाह फैल गई थी कि ये उसका लवर है। तो याकूत को साथ ले गई थी लड़ने के लिए भटिंडा, कि चलो हम दोनों मिलके अल्टूनिया से लड़ेंगे। तो रास्ते में ही याकूत को मार दिया, अल्टूनिया की फोर्सेस ने, फौज ने याकूत को बीच रास्ते में ही मार दिया। और रजिया को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो तो एक तो बचपन की दोस्त थी, दूसरी फीमेल थी, और तीसरी कह लो कि कहा जाता है कि अल्तुनिया बहुत पसंद करता था रजिया सुल्ताना को। तो जैसे ही याकूत को मार दिया अल्तुनिया ने और रजिया को कैद कर लिया, रजिया को बंदी बना लिया, इम्प्रिजेंट कर लिया, जेल में डाल दिया। तो ये खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची कि अरे हमारी जो एम्परर थी वो भटिंडा गई हुई थी रिबेलियन को दबाने के लिए, वहां तो इस अल्तुनिया ने उसको जेल में डाल दिया। तो अब राजा को ही जेल में डाल दिया, तो अब हम क्या करेंगे। तो जब ये बात उसके सौतेले भाई बहराम शाह को पता चली, तो बहराम शाह खुश हो गया। उसको लगा कि रजिया सुल्ताना तो गई, वो तो जेल में चली गई और दिल्ली की गद्दी खाली हो गई। तो उसने गद्दी पे अपना क्लेम कर दिया, उसने कहा कि अगला राजा अब मैं ही बनूंगा, रजिया सुल्ताना तो भटिंडा के जेल में बंद है। तो इस तरह बहराम शाह बिकेम द 6th रूलर, ही इज नॉट द 5th, ही इज द 6th रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना। तो रजिया सुल्ताना जेल में बंद है, पीठ पीछे उसका सौतेला भाई बहराम शाह दिल्ली का राजा बन जाता है। तो जब ये सारी चीजें रजिया सुल्ताना को पता चलती हैं, तो उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो वो अल्तुनिया को बोलती है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, ठीक है, वैसे भी हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और तुम मेरे को लाइक करते हो, तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि तुम और हम मिलके वापस दिल्ली पे जाके अपनी गद्दी वापस ले आएंगे, लेने की कोशिश करेंगे। तो अल्तुनिया भी खुश हो जाता है कि ये पुरानी एम्परर रह चुकी है, तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ और इसकी हेल्प करके इसको वापस एम्परर बना दूंगा, ऐसे मैं एम्परर का हस्बैंड बन जाऊंगा। तो यही सोच के अल्तुनिया उससे शादी कर लेता है और उसको जेल से छोड़ देता है। और ये दोनों वाइफ हस्बैंड मिलके अब वापस दिल्ली पे कब्जा करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये कब्जा करने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। तो अल्तुनिया क्या करता है, क्योंकि अब उसने शादी कर ली रजिया सुल्ताना से, अब इनका अगला मकसद क्या है, इनका अगला मकसद है कि किसी तरह रजिया सुल्ताना को फिर से दिल्ली की एम्परर बनाना। तो ये काफी बड़ी फोर्स जमा कर लेता है। कौन कर लेता है, अल्तुनिया। अल्तुनिया से अभी अभी इसकी शादी हुई है ना रजिया सुल्ताना की, तो फोर्स जमा करता है। उस फोर्स में जाट भी थे, राजपूत भी थे, खोकर भी थे।
तो एक खोखर ट्राइब होती थी लाहौर के पास, तो इस सब की फौज उसने जमा कर ली। तो इस फौज को लेके आपको डेट वेट याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इस फौज को लेके वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा होता है, ठीक। तभी जो सुल्तान मुइजुद्दीन बहराम, बहराम कौन है, तो रजिया सुल्ताना का सौतेला भाई है, जो उसके पीठ पीछे राजा बन गया, ठीक। तो ही लेड एन आर्मी अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ अल्तुनिया, क्योंकि ये तो अब एक्चुअल राजा है ना दिल्ली सल्तनत का, तो इसकी तो काफी लंबी चौड़ी फौज है ना, जबकि अल्तुनिया को तो फौजें जमा करनी पड़ी हैं, कभी जाट, राजपूत, खोकर। तो अब मुइजुद्दीन बहराम और अल्तुनिया की लड़ाई हो गई अक्टूबर 1240 में, ठीक है ना। तो लड़ाई में क्या होता है, देखो ये तो दिल्ली सल्तनत का राजा बन गया था ना तब तक बहराम, तो इसकी फौज कई टाइम्स ज्यादा पावरफुल थी अल्तुनिया की फौजेस की। तो इसका क्या नतीजा होगा, वही होगा जो होना चाहिए। तो अल्तुनिया और रजिया सुल्ताना हार गए, हार के भाग गए। तो वो लोग भाग के कैथल, कैथल यानी हरियाणा में एक जगह है, तो वहां पे वो लोग क्योंकि हार गए थे तो हार के भाग रहे थे, तो कैथल पहुंच के वहां पे रुक गए थे दोनों वाइफ हस्बैंड। तो इनके सोल्जर्स उनको छोड़ के भाग गए, उनको लगा कि ये दोनों तो हार गए, अब इनके साथ रहने का क्या फायदा है, तो इसके सोल्जर्स इनको छोड़ के भाग गए। तो दोनों वाइफ हस्बैंड वहीं पे रह गए अकेले बिल्कुल। तो क्या हुआ, उसी टाइम कुछ रॉबर्स ने अटैक करके मार दिया दोनों को, वाइफ और हस्बैंड दोनों को मार दिया था रॉबर ने। तो सोचो इतनी बड़ी एम्परर, जो एक तरह से पूरे दिल्ली सल्तनत, पूरे इंडिया की एम्परर थी, उसका एंड देख रहे हो कितनी बुरी तरीके से हुआ। रॉबर्ट्स ने एकदम बिल्कुल पिद्दी से रॉबर्ट्स ने दोनों का मर्डर कर दिया, वाइफ हस्बैंड का। तो रजिया सुल्ताना वाज किल्ड ऑन 15 अक्टूबर 1240। तो ये आप देख रहे हो रजिया सुल्ताना की ही ग्रेव है कैथल में। तो यहीं पे उनका मर्डर हुआ था दोनों वाइफ हस्बैंड का, यहीं पे दोनों पेड़ के नीचे सोए हुए थे। तो रॉबर्ट्स आए और उनको लगा कि होंगे कोई, तो उन लोगों ने मार के इनको लूट लिया, क्योंकि इनके पास काफी कीमती हीरे जवाहरात थे, ठीक है। तो ये कैथल में जो ग्रेव है, तो उसको बाद में जो सुल्तान बहराम शाह, क्योंकि गद्दी पे तो ये बैठा हुआ था, तो ये अपनी सौतेली बहन का ग्रेव वहां से उठा के लाता है, और बाद में तुर्कमान गेट है ना दिल्ली में, तो वहां पे इसने दोबारा एक टॉम फिर से बनवाई, क्योंकि एम्परर थी भाई, तो एम्परर थी तो एवे ही थोड़ी है ना, तो एम्परर का टॉम तो बनाओगे ही आप, थोड़ी तो इज्जत दोगे ना। तो वहां पे ही एक नए फिर से टॉम बनाता है रजिया सुल्ताना का, और उसी के बाजू में रजिया सुल्ताना की सिस्टर की भी जब डेथ होती है, तो दोनों बहन, एक तो रजिया सुल्ताना और उसकी बहन सजिया, तो दोनों की टॉम साइड बाय साइड बनवाता है बहराम शाह। तो देख रहे हो ये आज रजिया सुल्ताना की टॉम कुछ ऐसी नजर आती है। ये रजिया सुल्ताना है और ये उसकी बहन रजिया साजिया। देख रहे हो इतनी बड़ी एम्परर की टॉम, आज कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये चीज पता भी नहीं थी कि ये रजिया सुल्ताना की टॉम है। तो जब तक ये चीज उनको समझ में आई तब तक पूरी इंक्रोचमेंट हो गई थी। ये देख रहे हो सब ने अपना घर वगैरह बना लिया था, तो अब इस जगह जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये एक्चुअली किसी के घर का आंगन है। तो अब बताओ, वहां जाने की जगह ही नहीं है, इसलिए कोई अब इसको विजिट भी नहीं करता है, कोई टूरिज्म जैसी कोई चीज ही नहीं है। इंडिया की फर्स्ट फीमेल एम्परर, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है। सो दैट वाज सच अ सैड एंडिंग। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत की जो पहली डायनेस्टी है, मामलुक डायनेस्टी, उसके 5 रूलर्स की स्टडी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 5 क्या आप बोलो तो 6 की कर ली, बहराम शाह को भी आप काउंट करो। तो आगे की वीडियो में जो 4th पार्ट होगी, तो हम उसमें स्लेव डायनेस्टी के बाकी बचे रूलर्स की लाइफ हिस्ट्री डील करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का जो अगला रूलर था वो मुइजुद्दीन बहराम शाह। तो अगली वीडियोस में हम बाकी बचे रूलर्स के बारे में देखेंगे। तो ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही।